अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एंजाइम्स। एंजाइम्स वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस कैटलाइज करते हैं, यानी उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। फ्रेडरिक विल्हेम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1878 में टर्म एंजाइम को इंट्रोड्यूस करवाया था। एंजाइम दो वर्ड से बना है, इन जिसका मतलब है इनसाइड और जाइम जिसका मतलब है यीस्ट। एंजाइम को यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया गया था। एंजाइम्स यूजुअली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीनेशियस कहा जाता है। एक कॉन्सेप्ट है राइबोजाइम्स का। 1980 से पहले ये कंसिडर किया जाता था कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीनेशियस हैं, लेकिन 1980s में थॉमस केक एंड सिडनी ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स भी एंजाइम जैसा एक्ट करते हैं और इन्हें राइबोजाइम्स का नाम दे दिया गया। राइबोजाइम्स उन रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं और ये प्रोटोप्लाज्म में ही प्रोड्यूस होते हैं। या तो एंजाइम में कम्प्लीटली प्रोटीनेशियस पार्ट होगा जैसा कि एमाइलेज में होता है, या फिर प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा जिस तरह एसिटाइल CoA में होता है। दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम। एंडो एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो वहीं पे एक्ट करते हैं जहाँ वो प्रोड्यूस होते हैं, और एक्सो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो उस सेल के बाहर काम करते हैं जहाँ वो प्रोड्यूस हुए होते हैं। एंजाइम्स नेचर में और फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये एक एंजाइम खास तरह का फंक्शन ही कर सकता है। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट से बहुत ग्रेटर इन साइज़ होता है, बहुत बड़ा होता है। एंजाइम्स के पास पर्टिकुलर साइट्स होती हैं जो सबस्ट्रेट से रिएक्ट करती हैं और उन्हें एक्टिव साइट्स कहा जाता है। एक्टिवेटर्स वो आइंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करते हैं यानी बढ़ाते हैं। इनहिबिटर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं। एंजाइम सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर के। एंजाइम सिर्फ खास पीएच और ख़ास टेम्परेचर पे ही एक्ट करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एंजाइम बिल्कुल कम्प्लीटली अनचेंज्ड रहता है, यानी एंजाइम पे इटसेल्फ केमिकल रिएक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंजाइम्स 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स को हमने पिछले चैप्टर में एज फंक्शनल प्रोटीन्स पढ़ा था। सबस्ट्रेट वो ख़ास स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके साथ एंजाइम रिएक्ट करता है। एक्टिव साइट्स वो स्पेशल चार्ज प्लेसेस होती हैं एंजाइम पर जहाँ पे आके सबस्ट्रेट फिट करता है। एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट से ये मुराद है कि एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट कंबाइन वेल विद ईच अदर, दे फॉर्म अ यूनिट व्हेन दे आर बॉट टुगेदर। एंजाइम के एक्टिव साइट के दो रीजन्स होते हैं, एक बाइंडिंग साइट जहाँ पर एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ, और दूसरी कैटालिटिक साइट जहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन होता है। एक ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है उसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहेंगे। कॉन्जुगेटेड एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एक्टिवेटर्स होते हैं, यानी ये एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। ये बेसिकली मेटल के आइंस होते हैं और ये रिएक्शन के बाद डिटैच हो सकते हैं प्रोटीन पार्ट से, इसलिए ये डिटैचेबल होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स फर्दर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक पार्ट। कोएंजाइम्स वाइटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं और ये भी डिटैचेबल होते हैं, लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो डिटैचेबल नहीं होता क्योंकि ये एंजाइम का परमानेंट पार्ट बन जाता है। एक ऐसा कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसमें कोफैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ना हो और उसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट हो तो उसे एपो एंजाइम कहेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन से मुराद एक ख़ास तरीका जिससे एंजाइम एक्ट आउट करता है। पहले एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर लगता है और ये बाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी कैरी आउट होती है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है और उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन में अनचेंज्ड रहता है जबकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। 2 तरह के मॉडल्स प्रपोज किए गए थे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को समझाने के लिए, एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल एमएल फिस्टर ने 1898 में प्रपोज किया था। जिस तरह एक ख़ास लॉक उसी वक्त अनलॉक हो सकता है जब उसमें ख़ास तरह की की लगाई जाए, इसी तरह एक ख़ास एंजाइम उसी वक्त एक्ट करेगा जब उस पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके लगे। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड है, यानी वो अपनी शेप चेंज नहीं करती। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये एक ही तरह के सबस्ट्रेट को कैटलाइज करते हैं। दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसको प्रपोज किया था कोशलैंड ने 1959 में। इसके मुताबिक जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम से जाके कंबाइन होता है तो इस वजह से एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक चेंज आता है और इस चेंज की वजह से एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल है, यानी वो अपनी शेप चेंज करती रहती है। एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी
जो कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी और अगर इन्हें प्रोडक्ट में चेंज होना था तो इन्हें इस एनर्जी बैरियर से गो थ्रू करना था। एंजाइम की एब्सेंस में ये एनर्जी बैरियर बड़ा होगा और इन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, जबकि एंजाइम की प्रेजेंस में यह एनर्जी बैरियर थोड़ा कम होगा और इस नाते रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। इसी तरह से एंजाइम एक्ट आउट करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी नीड।